हेलो सीए इंटर के बच्चों। दोस्तों आप लोगों के मई 2026 के लिए आईसीआई ने कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट्स लेके आए हुए, अमेंडमेंट्स लेके आए हुए। उन सभी अमेंडमेंट्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट रहेगा, 20-25 मिनट्स के अंदर मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा सारे अमेंडमेंट्स को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से यहाँ पे समझा दूं। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट जो कि आया था आपका चार्जेस सेक्शन के अंदर। ठीक है सर, चार्जेस के अंदर जो हम लोग एक सेक्शन देखते थे, सेक्शन 9(5), याद है आप लोगों को? सेक्शन कौन सा था आपका? 9(5), जिसके अंदर हम लोग देखते थे कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन रहता था आपका? ईसीओ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। चलो क्विकली रिवाइज करते। देखो इसके अंदर आप लोगों के दो पार्ट्स हुआ करते थे। सबसे पहला रहता था आप लोगों का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला। कौन सा होता था? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और दूसरा रहता था आप लोगों का रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइस। यहां पे क्या बोला जाता था? हमेशा ईसीओ को सप्लायर मानेंगे, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना रहता था। एग्जाम्पल समझो, अगर आप लोगों ने कोई भी होटल से खाना मंगा लिया स्विगी के थ्रू, तो हमेशा स्विगी को सप्लायर मानते थे एंड स्विगी को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। और दो दूसरे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स होते थे। एक तो आपका अकोमोडेशन सर्विसेज वाला, याद है? अकोमोडेशन सर्विसेज, जिसके लिए हम लोग गो आईवीबो वगैरह का एग्जाम्पल सीखते थे। और दूसरा होता था आपका हाउस कीपिंग वगैरह का सर्विसेज, है ना? तो यहां पे क्या बोलते थे कि अगर सप्लायर सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। और अगर समझो सप्लायर सेक्शन 22 में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो इसी लिस्ट के अंदर इन्होंने और एक पॉइंट को भी ऐड कर दिया हुआ है। अभी गवर्नमेंट का क्या बोलना है, ध्यान से सुनना है यहां पे, कि समझो अगर आप लोग कोई भी लोकल डिलीवरी का सर्विसेज दे रहे हो। कौन सा सर्विसेज दे रहे हो? लोकल डिलीवरी का। सर लोकल डिलीवरी का एग्जांपल दो ना। डंजो हो गया, पोर्टर हो गया, स्विगी हो गया, जो लोकल एरिया में अंदर आप लोगों को डिलीवरी करवा के दे रहा है। तो उस केस में बोल रहे हैं कि सप्लायर क्या लायबल है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए, वो चेक करो। अगर सप्लायर सेक्शन 22 में लायबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। बट अगर सप्लायर कोई छोटा मोटा बंदा है जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, यानी कि वो सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है, तो उस केस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर है यहां तक आप सबको? तो ये अमेंडमेंट आया हुआ है आपके ईसीओ वाले पॉइंट के अंदर। सब लोग स्क्रीन को ध्यान से देखना भी। देखो यहां पे क्या बोला गया हुआ है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ is liable for registration under subsection 1 of section 22 of CGST Act, है ना? वो पॉइंट के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक आपका एडिशन वाला पॉइंट हो चुका है। क्लियर है सबको? चलो सर अगला चैप्टर में आएंगे अपन आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी के अंदर क्या बोला गया भाई? देखो सबसे पहले यहां पे बात करेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज। अगर भैया आप लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दे रहे हो तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। बट हाँ, उसके अंदर दो बातों का एक्सेप्शन है। सबसे पहले आपका आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और दूसरा आता है आपका कुरियर एजेंसी। यानी कि अगर जीटीए ने सर्विसेज दी तो वो टैक्सेबल बन जाएगी, और अगर आपका कुरियर एजेंसी है तो वो भी टैक्सेबल बन जाएगा। चलो इसी के साथ में ना और एक यहाँ पे एक रेलेवेंट पॉइंट मैं आप लोगों को समझा देता हूं, वो ध्यान से सुनना। जीएसटी में दोस्तों पहले क्या हुआ करता था? आपके रेट होते थे 0%, फिर आपके रेट रहते थे 5%, या तो आपका रेट रहता था 12%, या तो 18%, या तो 28%। ये कौन से रेट हो गए आप लोगों के? ओल्ड रेट। बट अभी जीएसटी के अंदर ये सारे रेट्स चेंज होकर आपके न्यू रेट्स आ चुके हैं, है ना? तो न्यू रेट्स क्या है अभी आपके? 0%, 5%, 18% और सीधा रेट क्या आ गया आपका? 40%। तो देखो अगर जीटीए की बात करूं मैं, तो जीटीए यहां पे दो टाइप में टैक्स पे करने के लिए ये रहता था, मतलब उसके पास ऑप्शन था, या तो वो एफसीएम में टैक्स पे करे या तो किस में टैक्स पे करे? आरसीएम। और अगर आप लोगों को याद है तो एफसीएम में रेट हुआ करता था 12% और आरसीएम में रेट हुआ करता था 5%। बट सर अभी तो ये 12% वाला रेट हट चुका है। यहां पे देखो अभी 12% वाला रेट दिख रहा है कि आपको कहीं पे भी? तो आंसर इज नो। तो सर अभी अगर जीटीए को एफसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना है तो उसको 12% के जगह पे रेट जो लगेगा वो कितना रेट लगने वाला है? 18% का रेट उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा चेंजेस मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिए। सर सेकेंड पॉइंट, दूसरा, इनलैंड वाटरवे से अगर आप लोग कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उसको भी क्या माना गया हुआ है? यहां पे एग्जेम्पशन दिया गया हुआ है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को। अच्छा अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, किसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो? गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन का आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, तो सर्विसेज या तो खुद ईसीओ दे रहा है
है ना, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक ईसीओ खुद, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद दे रहा है, या तो वो सर्विसेज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, यानी कि ईसीओ खुद दे रहा है, या तो थ्रू ईसीओ अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है। एग्जाम्पल ले लो आप लोग डंजो का, अगर आप लोगों ने डंजो के ऊपर से कोई भी एक आधा डिलीवरी को बुक किया, तो डंजो क्या करता है, लोकल डिलीवरी पार्टनर को बोलता है कि जाके ये बंदे का डिलीवरी करवा दे। यानी कि यहाँ पे डंजो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है जो एक बंदे के साथ आपको कनेक्ट करवा के दे रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। वेरएज अगर मैं समझो रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देता हूं, तो स्विगी वाला खुद मुझे खाना डिलीवर करके देता है, तो स्विगी खुद क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बन गया। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, आप लोग ईसीओ के थ्रू दे रहे हो, या अगर आप लोग खुद ईसीओ हो जो ये सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होने वाली है, वो जीएसटी में क्या बन जाएगी, आपकी टैक्सेबल बन जाएगी। क्लियर है? अगर इतना पॉइंट आप लोगों को लिख के लेना है तो जल्दी से लिख लो सब लोग, ठीक है? डन, यहां तक समझा आप सबको? चलो बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अभी अगले ना पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने अभी आपके लाइफ इंश्योरेंस का जो भी आप लोग प्रीमियम पे कर रहे हो, किसका प्रीमियम पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, वो प्रीमियम को भी जीएसटी से हटा दिया है। लेकिन हाँ, ये जो भी आप लोगों का इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल का होना चाहिए, ना कि एक ग्रुप का। मतलब देखो, अगर आप लोग कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो, बहुत ध्यान से समझ के लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर इंश्योरेंस या तो आप लोग लाइफ इंश्योरेंस लो या तो हेल्थ इंश्योरेंस लो, कुछ भी लो, यहां पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर इंश्योरेंस आप लोग इंडिविजुअल का ले रहे हो, किसका ले रहे हो, इंडिविजुअल, यानी कि करण सतीजा ने प्रीमियम पे किया, खुद का इंश्योरेंस निकाला, तो वो प्रीमियम जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना जाएगा। या करण सतीजा ने अपनी फैमिली का इंश्योरेंस निकाला, अपना निकाला, अपने पेरेंट्स का निकाला, अपनी स्पाउस का निकाला, तो यहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है? बट मालिक अगर आप लोग कोई भी इंश्योरेंस एक ग्रुप का निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, ग्रुप का, तो वो जीएसटी में क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। सर एक ग्रुप का एग्जांपल दो ना, समझो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में लेट से 500 मेंबर्स थे, 500 मेंबर्स ने साथ में आके इंश्योरेंस निकाला, तो यहां पे भी इंश्योरेंस एक ग्रुप का निकाल रहे, तो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, वो बन जाएगा टैक्सेबल। एक कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय सभी लोगों ने मिलकर साथ में इंश्योरेंस निकाला, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक ग्रुप है, उन्होंने इंश्योरेंस निकाला, तो वो जीएसटी में क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। बट हाँ, यहाँ पे एक छोटे से वन को आप लोग समझ के लेना, अगर कोई भी ग्रुप बन रहा है ओनली फॉर इंश्योरेंस, ओनली फॉर इंश्योरेंस एंड नो अदर पर्पस, एंड नो अदर पर्पस, तो ये भी जीएसटी में क्या माना गया हुआ है, एग्जेम्प्ट माना गया हुआ है। एग्जाम्पल समझो, मैं अकेला इंश्योरेंस निकालने के लिए गया, मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपको प्रीमियम लगेगा 10,000, बट उसने बोला कि अगर आप लोग 10 लोग साथ में आते हो तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो मैंने मेरे 10 दोस्तों को ढूंढा, हम लोग साथ में 10 लोग गए और अभी इंश्योरेंस निकाला। अभी यहाँ पे 10 लोगों का जो ग्रुप बना है वो कोई भी अदर इकोनॉमिकल या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे ये ग्रुप को ग्रुप नहीं माना जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जो साथ में आके इंश्योरेंस निकाल रहे हैं और जिनका बाकी साथ में और कुछ भी दूसरा काम नहीं चलता है, अगर उन्होंने भी एज ए ग्रुप इंश्योरेंस निकाला, उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एग्जेम्पशन आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या रहता है कि अगर आपकी डेथ हो गई, ये एज अगर आप लोगों ने अटेन किया, उसके बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको वो पैसा मिल जाता है। अगेन ये टेक्निकल चीज आपको पूछी नहीं जाएगी। और साथ ही साथ में बोलते हैं अगर इसका कोई भी री इंश्योरेंस करवा रहा है, क्या करवा रहा है, री इंश्योरेंस, तो री इंश्योरेंस को भी क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा इसी के साथ में। क्लियर है आप सबको? तो ये हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाला पॉइंट, और यहां पे हो गया आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट। डन है? उसका री इंश्योरेंस का भी मतलब यहां पे बताया हुआ है। फिर एक चेंज आया हुआ है आपके जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के डेफिनेशन के अंदर। उसके अंदर अभी क्या बोला गया है कि अगर समझो आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हो ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, या कोई भी बंदा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, उसको जीटीए नहीं माना जाएगा। ऐसे यहां पे चेंजेस आए हैं, ठीक है? फिर यहां पे ये एक्सप्लेनेशन आया था ग्रुप वगैरह का, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई था, उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा मैं आप लोगों को चेंज बता दूं, जो रेगुलर क्लासेस में मैंने ऑलरेडी बताया, बट फिर भी आप एक बार बता दूं कि टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर अगर आप लोगों को याद है तो सेक्शन 12(4) या सेक्शन 13(4) करके आपका रहता था वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई।
वो अभी फाइनेंस एक्ट 2025 से ओमिट हो चुका है, यानी कि वो अभी रेलेवेंट नहीं है, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों को। फिर सर अगला पॉइंट बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको मार्क करके रखो इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से इसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहला वाला पॉइंट मैं सिर्फ इश्यू पढ़ूंगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इसका मतलब समझा दूंगा क्या है। ठीक है, वेदर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई व्हेन द रेसिपिएंट मेक्स अ डिस्काउंटेड पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इशूड बाय द सेड सप्लाई। एग्जांपल से समझो। ठीक है, यहां पे था एक डीलर वन ने क्या किया, डीलर टू को सप्लाई किया, डीलर टू को क्या किया, सप्लाई किया। सप्लाई कितने रुपीस का था, लेट से 1 लाख रुपीस का सप्लाई था, 18% जीएसटी लगा था, 18,000 रुपीस का बिलिंग हुआ, यानी कि डीलर टू टेक्निकली कितना रुपीस पे करेगा डीलर वन को, 1,18,000। ये ट्रांजैक्शन हुआ आपका 1 जनवरी 2026। डीलर वन ने डीलर टू को टाइमिंग दिया था, 3 मंथ्स का टाइमिंग दिया था पेमेंट करने के लिए, यानी कि क्रेडिट टर्म था 3 मंथ्स का। अभी यहां पे डीलर वन ने डीलर टू को 1 महीने बाद फोन किया, कितने महीने बाद फोन किया, 1 मंथ बाद, और क्या बोला कि अगर तू मुझे टुडे पेमेंट करता है, तेरे पास वैसे 3 महीने हैं टाइम पे करने के लिए, पर अगर तू मुझे आज यानी कि 1 महीने बाद यानी कि 2 महीने पहले अगर तू मुझे पेमेंट करता है, मैं तुझे 10,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि अभी तू मुझे कितना पे करेगा, 1,18,000 जो तेरा अमाउंट तो उतना माइनस 10,000 कर दे, तू मुझे पेमेंट कितना कर दे, 1,08,000 का पेमेंट कर दे। और डीलर टू इतना पेमेंट कर देता है डीलर वन को, कितना पेमेंट करता है, डिस्काउंट कट करने के बाद में 1,08,000 का पेमेंट करता है। तो अभी क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि डीलर टू को आईटीसी पूरे 18,000 का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये यहां पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बात को समझ के लो, ये जो 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ओरिजिनल सप्लाई, मालूम ही नहीं था ना कि 1 महीने बाद पेमेंट करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। और यहां पे ना ये आपका एक फाइनेंशियल या कमर्शियल डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट बोला गया भाई, फाइनेंशियल या कमर्शियल डिस्काउंट, जो ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे नहीं मालूम था, यानी कि ये डिस्काउंट के ऊपर आपका कोई भी जीएसटी का लायबिलिटी कम नहीं होने वाला है। ये जो डीलर है इसका लायबिलिटी कम नहीं होने वाला है, मतलब ही यहाँ पे ये जो डीलर टू है उसको पूरा 18,000 रुपीज का आईटीसी क्लेम करने का परमिशन है। इसी का मतलब है ये जो डीलर वन है उसको पूरा 18,000 रुपीज का जीएसटी का लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, यानी कि लायबिलिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा यहां पे। समझा आपको, ये था आपका इशू नंबर 1। मोस्टली मेरे हिसाब से इसके ऊपर से कोई तो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकेगा। इशू नंबर 2 अगेन मैं आप लोगों को समझा देता हूं, देखो, whether post sale discount offered by manufacturer to dealer or distributor would be treated as consideration paid by manufacturer for the dealer supply of the same goods to the end consumer as a monetary value of the inducement of the supply of goods manufactured by him to the end customer। देखो क्या है, समझ के लो, यहां पे बोल रहे ये था एक डीलर, लेट से डीलर था राजू, डीलर राजू ने गुड्स को सेल किया डीलर पिंकू को, डीलर पिंकू ने ये एंड कस्टमर विशाल को गुड्स को सेल किया। किसको सेल किया, विशाल, ध्यान से समझ के लेना। यहां पे डीलर राजू ने डीलर पिंकू को गुड्स कितने के सप्लाई किए, 1,18,000 रुपीज का टैक्स लगाया, अमाउंट हुआ 1,18,000। डीलर पिंकू ने आगे ये गुड्स को सेल किया 1,50,000 का, जीएसटी कितना लगाया उसके ऊपर 18% के हिसाब से 27,000 रुपीज, एंड कस्टमर ने इसको दे दिया 177। अभी यहां पे टेक्निकली ये बंदे का लाइबिलिटी कितना आता है, देखो ध्यान से, लाइबिलिटी आता है पे करने का 27,000 रुपीज का, इसके बाद आईटीसी है 18,000 रुपीज का, तो नेट पेबल कितना आ गया, 9,000 रुपीज नेट पेबल आ गया। ये हो गया आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन। अभी बाद में डीलर राजू ने डीलर पिंकू को बाद में डिस्काउंट दे दिया 10,000 रुपीज का, यानी कि डीलर पिंकू अभी राजू को कितना पेमेंट करेगा, 1,18,000 माइनस 10,000, यानी कि पेमेंट कितने का करेगा, 1,08,000 रुपीज का पेमेंट करेगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन है, क्या ये 10,000 रुपीज ऐसा माना जाएगा क्या, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है क्या 10,000 रुपीज ऐसा माना जाएगा क्या कि विशाल को पे करना था पिंकू को, और विशाल के बिहाफ पे ये पैसा राजू ने पिंकू को दिया। वापिस से मेरे पास ध्यान से सुनो, पिंकू ने आगे पहले सप्लाई किसको कर दिया था, विशाल को, पिंकू का सप्लाई किसको हुआ था, विशाल को, ठीक है।
यहां पे भी बोल रहे हैं कि विशाल ने 1,50,000 का तो ट्रांजैक्शन कर लिया पिंकू के साथ, बाद में राजू ने और 10,000 रुपीज दिए, किसको दिए? पिंकू को। तो ऐसा मान सकते हैं क्या कि राजू ने विशाल के बिहाफ पे पिंकू को 10,000 रुपीज दिए? तो क्लियर कट आंसर क्या बोला गया भाई कि ये देखो, क्या राजू, पिंकू और विशाल में कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? क्या हुआ था क्या एग्रीमेंट कि अगर समझो पिंकू ने विशाल को सप्लाई किया तो राजू उस पिंकू को 10,000 रुपीज देगा? आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहां पे ये 10,000 रुपीज ऐसा कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि इट इज रिसीव्ड फ्रॉम विशाल और ऑन बिहाफ ऑफ विशाल बाय समवन एल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। यानी कि यहां पे आपके जीएसटी के ऊपर कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आएगा। मतलब पिंकू को गवर्नमेंट को पे करना है 27,000 रुपीज का जीएसटी, उसको 18,000 का आईटीसी मिलेगा, वो 9,000 कैश में पे कर देगा। क्लियर? अच्छा, एक अगला एग्जांपल समझो। यहां पे पहला बंदा कौन था? राजू। राजू ने किसको सप्लाई किया? पिंकू। पिंकू ने किसको सप्लाई किया? विशाल। ट्रांजैक्शन आ गया, ये कितने रुपीस का था? 1,18,000 का जीएसटी आ गया। अभी पिंकू ने विशाल को जो सप्लाई किया वो सप्लाई करने वाला था 1,50,000 रुपीस का ही। राजू ने क्या बोला पिंकू को कि तू विशाल को 1,50,000 का सप्लाई मत कर, तू उसको सप्लाई कितने रुपीस का करेगा? 1,30,000 रुपीस का ही सप्लाई कर। तो 1,30,000 के ऊपर इसने 18% जीएसटी लगा दिया। मेरा कैसे किधर गया? मैं कैलकुलेट करता हूं यहां पे। 1,30,000 इंटू 18%, कितना जीएसटी लगाया उसने? 23,400। अच्छा, पिंकू का शॉर्टफॉल कितने रुपीस का हो गया? कहने से 20,000 का शॉर्टफॉल हो गया। तो राजू ने अभी पिंकू को 20,000 रुपीस दिए, क्योंकि पिंकू को वैसे तो विशाल से 150 लेना था। पिंकू ने विशाल से 130 लिया, उसको 20,000 रुपीस किसने दिया? राजू ने। तो ऐसा माना जाएगा ये 20,000 रुपीस का कंसिडरेशन मिला है पिंकू को। किससे मिला? कोई भी देना, उसको विशाल दे या राजू दे फर्क नहीं पड़ता, ये सप्लाई करने के लिए उसको क्या मिला है? कंसिडरेशन। मतलब पिंकू की जो लाइबिलिटी है कि ना अभी जीएसटी की, वो कितने रुपीस के ऊपर आएगी? तो वो आएगी 1,30,000 जो विशाल नहीं दिया प्लस 20,000 जो राजू ने दिया, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। इसके ऊपर लाइबिलिटी कितना आएगा? 18%, यानी कि 27,000 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। उसमें से उसको 18,000 का आईटीसी मिल जाएगा, यानी कि कैश में कितना पे करना पड़ेगा? 9,000 पे करना पड़ेगा। समझा क्या? क्लियर है यहां तक ये वाला सिचुएशन? डन। तो ये हो गया आपका सिचुएशन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट। सिचुएशन नंबर 3, whether post sale discount extended by manufacturer to dealer can be treated as consideration in lieu of activities performed to promote the sale of goods। ध्यान से सुनना, ये जो भी लिखा है मैं सबका क्रक्स आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। देखो, यहां पे मैन्युफैक्चरर है, यहां पे डीलर है। यार अभी डीलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए सर्टेन एक्टिविटीज तो करता रहेगा, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन वगैरह। तो यहां पे बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सप्लाई किया 1 लाख रुपीज का, 18,000 रुपीज का जीएसटी लगाया। डीलर ने एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज ली, जैसे कि मार्केटिंग किया, ठीक है, मार्केटिंग किया, डिस्प्ले पे लगाया, फिर कस्टमर के अंदर अवेयरनेस फैलाया। अच्छा, ये सब क्यों कर रहा है डीलर? क्योंकि उसको भी तो प्रोडक्ट बेचने का है। अभी बाद में मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 10,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया एंड डीलर ने कितना पैसा पे किया मैन्युफैक्चरर को? 1,08,000। तो यहां पे ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये 10,000 रुपीज को कंसीडरेशन माना जाएगा क्या, जो पे किया है मैन्युफैक्चरर ने डीलर को फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज? वापिस से क्वेश्चन को समझ के लेना आप लोग। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि डीलर ने मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बेचने के लिए सर्टेन मार्केटिंग, डिस्प्ले, कस्टमर अवेयरनेस, ब्रांडिंग वगैरह का सर्विस दिया। तो मैन्युफैक्चरर ने जो बाद में यहां पे 10,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया, क्या यह माना जाएगा क्या कि ये जो सारी सर्विसेज है, क्योंकि ये सर्विसेज डीलर ने प्रोवाइड की है, इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने इसको कंसीडरेशन पे किया? तो आंसर इज नो। अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में, तो ये ऐसे समझ लो ना, डीलर ने ये काम क्यों किया? क्योंकि डीलर को खुद का प्रोडक्ट बेचने का था ना आगे कस्टमर को, इसके लिए डीलर ने ये सब काम किए। तो ये कोई भी कंसीडरेशन नहीं है जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को पे किया। बट हां, अगर एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट रहता, एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट रहता जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को क्लियरली बोला रहता था, एग्जांपल ले लो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है और ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये सोनी कंपनी है,
सोनी कंपनी ने डीलर को, लेट्स से डीलर को ने आपका क्रोमा क्रोमा को क्लियर बोला था कि तेरे एंट्रेंस के अंदर मेरा एडवर्टीजमेंट करना, अगर कोई भी बंदा टीवी पूछने के लिए आए तो तू मुझे प्रमोट करना, मेरा अवेयरनेस फैलाना, तू डिस्प्ले के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला तेरा शो रहता है जहां पे सारे लोग आके टीवी देखते हैं, तू वहां पे डिस्प्ले में मेरा प्रोडक्ट लगाना। ये काम करने के लिए मैं तुझे मंथली 30,000 रुपीज दूंगा। तो यहां पे ये क्लियर कट 30,000 रुपीज क्या है, कंसिडरेशन है जो डीलर को मिल रहा फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, है ना। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, जीएसटी आ जाएगा। यानी कि ये जो भी मार्केटिंग या प्रोडक्ट को सेल करने की सर्विसेज है जो डीलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा, उसके लिए चेक करो क्या एग्रीमेंट है क्या। अगर एग्रीमेंट है तो यस इट इज अ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय डीलर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू मेक द सेल। पर अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो डीलर ने ये खुद की मर्जी से किया हुआ सारा काम है। और अगर ऐसे केस में कोई भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर डीलर को देता है तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। समझा क्या, क्लियर है, डन। चलो सर अगला पॉइंट है टीडीएस एंड टीसीएस के अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन के अंदर चेंजेस है, बहुत ही छोटा पॉइंट है कि जो 95 वाले ईसीओ है उसके अंदर एक नया ईसीओ ऐड हो गया, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, लोकल गुड्स का लोकल डिलीवरी सर्विसेज वाला पॉइंट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है सर आपका रिटर्न्स का। रिटर्न्स के अंदर क्या बोलते हैं कि जो एनुअल रिटर्न फाइल करना होता था GSTR 9, वो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि मालिक अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर रहेगा, क्या रहेगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर रहेगा तो ही आपको एनुअल रिटर्न को फाइल करना है, वरना आपको एनुअल रिटर्न को फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, यस गाइस। चलो 20-21 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों का सारा अमेंडमेंट वाले पार्ट को कंप्लीट करवा दिया। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दो। अगर कुछ आप लोगों को मेरे से और भी वीडियोस चाहिए या कोई भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन वगैरह करने तो कमेंट जरूर कर देना। और अपने सभी सीएनडे के दोस्त जिनका अटेम्प्ट May 26 के अंदर है, ये वीडियो को प्लीज उनके साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल सून, बाय बाय।